नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दमदार 10 का वक्त हो गया है। बात उन खबरों की जो लगातार आज सुर्खियों में रहेंगे। महाराष्ट्र, झारखंड और उपचुनाव के लिए प्रचार अब से 7 घंटे के बाद थम जाएगा और 20 नवंबर यानी कि बुधवार को जनता नेताओं की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर देगी। झारखंड में आज सीएम योगी की ताबड़तोड़ 3 रैलियां होनी है, तो महाराष्ट्र में ओवैसी, मोदी और योगी पर जमकर बरसे। मुद्दा था मणिपुर हिंसा और झांसी के अस्पताल में 10 बच्चों की मौत का। आज मुंबई में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। नजरें लगी हुई हैं कि महाराष्ट्र चुनाव पर क्या नया दावा करेंगे राहुल गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के रियो डी जेनेरियो पहुंच चुके हैं, जहां वो G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। दिल्ली की बात करें तो प्रदूषण की स्थिति बहुत ही गंभीर बनी हुई है। 10वीं और 12वीं को छोड़कर बाकी के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मणिपुर हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह एक्शन में हैं। कल उन्होंने अपनी चुनावी रैलियां छोड़कर मणिपुर पर बैठक की थी। आज भी मणिपुर पर मीटिंग करने वाले हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद की भी बात, जहां कार्तिक पूजा के दौरान 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई और इसे लेकर बीजेपी ने ममता सरकार पर हमला बोल दिया। बिहार के पटना में फिल्म पुष्पा 2 के ट्रेलर लॉन्च के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई, जिसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। इधर उत्तर प्रदेश के अमरोहा में अपनी पसंद का गाना बजाने को लेकर बाराती आपस में ही भिड़ गए। सबसे पहले बात होगी सियासत की। आज महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के प्रचार का फाइनल राउंड है। 7 घंटे के बाद प्रचार का शोर थम जाएगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी दिग्गज ताकत झोंकेंगे। 20 नवंबर को महाराष्ट्र की 288 सीट, झारखंड के दूसरे फेज की 38 सीट और उत्तर प्रदेश उपचुनाव की 9 सीटों पर वोटिंग होगी। महाराष्ट्र में आज महायुति और महाविकास आघाड़ी धुआंधार प्रचार करने वाली है, तो वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री झारखंड में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की ताबड़तोड़ रैली भी होने वाली है। वहीं उत्तर प्रदेश में आज अखिलेश यादव का रोड शो भी होगा। अब से थोड़ी देर के बाद मुंबई में राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आदित्य ठाकरे वर्ली में बाइक रैली निकालेंगे, तो देवेंद्र फडणवीस पुणे और नागपुर में आज प्रचार करेंगे। एकनाथ शिंदे आज ठाणे में हुंकार भरेंगे, तो महाराष्ट्र में जेपी नड्डा की 3 और गडकरी की 2 चुनावी रैलियां हैं। राज ठाकरे भी आज मुंबई में जनसभा करने वाले हैं। महाराष्ट्र में चुनावी शोर थमने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत ही विवादित बयान दे दिया। खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस की तुलना जहर और जहरीले सांप से कर दी। खड़गे ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी को मार देना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे महाराष्ट्र के सांगली में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। रैली में भाषण देने के दौरान खड़गे ने कहा कि अगर भारत में राजनीतिक तौर से सबसे खतरनाक कोई चीज है तो वो बीजेपी और आरएसएस है। बीजेपी और आरएसएस जहर की तरह है। अगर सांप काटता है तो वो इंसान मर जाता है। ऐसे जहरीले सांप को मार देना चाहिए। सबसे खतरनाक अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो वो बीजेपी और आरएसएस। ये तो जहर के जैसा है। जहर मालूम है ना आपको? ये जहर सांप अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होता है, जहरीला सांप। तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए। ऐसे लोगों को दूर रखना चाहिए। सबसे खतरनाक अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो वो बीजेपी और आरएसएस। ये तो जहर के जैसा है। जहर मालूम है ना आपको? ये जहर सांप अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होता है, जहरीला सांप। तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप
मार देना चाहिए। ऐसे लोगों को दूर रखना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हार के डर से कांग्रेस बौखला गई है, इसलिए उनके नेता ऐसी बातें कर रहे हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, कांग्रेस नफरत फैलाकर देश को बांटना चाहती है। आखिरी दिन एक ऐसा बयान सामने आया आप लोगों को लेकर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जहरीले सांप की तरह हैं, इस सांप को मार देना चाहिए। ये कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान है। ये प्यार बांटने की बात करते हैं। आसन्न पराजय से ये इतने बौखला गए, हरियाणा इनके हाथ से निकल गया। हरियाणा में भी कांग्रेस की हवा निकल गई और ये देख रहे हैं कि महाराष्ट्र भी हार रहे हैं और झारखंड भी हार रहे हैं। तो किसी राजनीतिक दल को आप जहरीला सांप करके उसको मारने की बात कहोगे? ये नफरत की पराकाष्ठा है, नफरत की पराकाष्ठा। कांग्रेस केवल नफरत फैलाती है, वो जातियों के बीच में भी नफरत फैला रही। पहले कांग्रेस ने इसी नफरत के आधार पर, धर्म के आधार पर देश बांट दिया और अब जाति के आधार पर देश बांटना चाहती है। ये नफरत की दुकान हिंदुस्तान में किसी भी कीमत पर चलेगी नहीं। झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव पर और क्या कुछ कहा शिवराज सिंह चौहान ने, पूरी बातचीत आपको दिखाएंगे आज दोपहर 12:30 बजे। इस बीच खड़गे के जहर वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा है कि खड़गे हिंदुओं के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं। अगर महाराष्ट्र और झारखंड में कांग्रेस की सरकार आई तो हिंदुओं की जान को खतरा है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा है कि खड़गे ने जिस तरह से आरएसएस के देशभक्तों को जहरीला सांप बताया, उससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी की सोच घोर हिंदू विरोधी है। मल्लिकार्जुन खड़गे हिंदुओं के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं। हिंदुओं की जान को खतरा है अगर कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में सरकार में आती है। आरएसएस के देशभक्त लोगों के खिलाफ लोगों को महाराष्ट्र में भड़काना, झारखंड में भड़काना, ये स्पष्ट करता है कांग्रेस पार्टी की सोच घोर हिंदू विरोध की है। ये वही सोच है जो 26/11 के अंदर पाकिस्तान के आतंकवादी हमले को आरएसएस की साजिश कहती है। इस सोच का कड़ा विरोध करना चाहिए, पर आज समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी प्रो टेरर, एंटी सनातन है और महाराष्ट्र के अंदर, झारखंड के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो जितने भी लोग कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, जो भी हिंदू रहेंगे, जो भी हिंदुत्व के विचारधारा में विश्वास रखेंगे, कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ लोगों को भड़का सकती है। ये ओपन कॉल टू वायलेंस है, इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र में प्रचार का आज आखिरी राउंड है। बीजेपी का पूरा प्रचार योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे के इर्द गिर्द घूमता रहा। चुनाव प्रचार से पहले योगी ने एक बार फिर बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगाया। पुणे की रैली में योगी ने कहा कि हम बटे हैं, इसलिए हिंदुओं को जुलूसों पर पथराव झेलना पड़ता है। अब बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी नहीं। योगी ने कहा कि गणपति बप्पा के विसर्जन जुलूस और रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये सनातन पर प्रहार है और सनातन पर प्रहार महाविनाश को न्योता है। गणपति बप्पा की शोभा यात्रा पर कोई पथराव करे, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बटे हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा पर इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बटे हैं। याद रखना, जो ये प्रहार सनातन पर हो रहा है, ये प्रहार भारत पर प्रहार है, क्योंकि भारत की आधार का प्रतीक है सनातन, और सनातन पर प्रहार महाविनाश को आमंत्रित करता है। और आपको मैं ये आमंत्रित करने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं कि बटे थे तो कटे थे, अब बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और इस भाव के साथ
आज हमें कार्य करना है। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे ने चुनावी माहौल बदल दिया है। विरोधी इसकी काट नहीं ढूंढ पा रहे हैं। इस बीच ओवैसी ने योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर एक बार फिर हमला बोला। धूलिया की रैली में ओवैसी ने योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो महाराष्ट्र आते हैं और बोलते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। झांसी में 10 बच्चों की मौत हो गई, लेकिन मुख्यमंत्री वहां नहीं गए, बच्चों की मां से मिलने नहीं गए और महाराष्ट्र में चुनावी रैली कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। बाबा आ गए महाराष्ट्र में, बाबा आकर बोलना शुरू कर दिए, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। इसका मतलब क्या है बोलो? तुम किसको बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे? मैं बीजेपी को, अमित शाह को, आरएसएस को, मोहन भागवत को और ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को जो आजकल एक टूरिस्ट के तौर पर पूरे महाराष्ट्र में फिर रहे हैं, तुम बटेंगे तो कटेंगे बोल रहे ना? तो फिर आपको मैं बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में 10 बच्चों, जो मासूम बच्चे होते हैं पैदा होने के बाद, जिनको न्यू नेटल केयर बोलते हैं, उसमें रखा जाता है, 10 बच्चे जल के मर गए उसमें। 10 बच्चे झांसी में, झांसी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में 10 बच्चे जल के मर गए। ये मुख्यमंत्री वहां पर नहीं गया। वो जो माँ बाप अपने मासूम बच्चों को खो दिए, उस मां को तसल्ली देने नहीं गया जिसने 9 महीने अपने पेट में एक बच्चे को रखा, बेटी को रखा। जन्म देने के बाद, पैदा करने के बाद बच्चों में कॉम्प्लिकेशन आया तो न्यू नेटल केयर में रखा। ये ऐसा बेदिल मुख्यमंत्री है कि वहां पर जाकर उन बच्चों, जो बच्चे मर गए, उनके माँ बाप के सर पर हाथ रखता, वहां पर नहीं गए। यहां महाराष्ट्र में चुनाव है, आ गए और क्या बोल रहे? बटेंगे तो कटेंगे। और अब बात होगी दिल्ली की, जहां प्रदूषण बहुत ही खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर में पहली बार AQI 500 के पार पहुंचा है। इसके बाद सरकार ने पोल्यूशन पर काबू पाने के लिए ग्रैप 4 की पाबंदियां लागू कर दी हैं। इसके तहत दिल्ली में डीजल से चलने वाले ट्रक की एंट्री पर बैन है। सीएनजी और इलेक्ट्रिक और जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए ट्रक को इस पाबंदी से छूट दी गई है। इसी तरह हल्के कमर्शियल वाहनों को भी दिल्ली में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली सरकार से और जीवन लागू करने पर फैसला लेने को कहा गया है। ग्रैप 4 लागू होने के बाद दिल्ली में आज से सभी स्कूलों में 10वीं और 12वीं को छोड़कर बाकी सभी क्लासेस ऑनलाइन कर दी गई है। दिल्ली में नौकरी पेशा लोगों के लिए वर्क फ्रॉम होम की सिफारिश की गई है। दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन आज सुबह से दिल्ली पर धुंध की चादर छाई हुई है। प्रदूषण के साथ कोहरे का ये डबल अटैक दिल्ली एनसीआर के लोगों की मुसीबतें बढ़ा रहा है। सुबह से ही विजिबिलिटी बहुत लो है, गाड़ियां हेडलाइट जलाकर चल रही हैं। आनंद विहार हो या अक्षरधाम या इंडिया गेट, धुंध में कुछ भी दिखना मुश्किल लग रहा है। दिल्ली एनसीआर में दीपावली के बाद से ही प्रदूषण का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, लेकिन कल सुबह से AQI का लेवल 450 के ऊपर बढ़ता रहा। रात होते होते ओवरऑल AQI 500 पार कर गया। इसके बाद ग्रैप 4 लागू करने का फैसला लिया गया। घर से बाहर निकले लोग आंखों में जलन और गले में खराश की समस्या की शिकायत कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कल शाम कई इलाकों में AQI 100 प्लस था। दिल्ली का ओवरऑल AQI 500 प्लस हुआ तो ग्रैप 4 लागू करने पर फैसला किया गया। आज सुबह से दिल्ली और एनसीआर में कमोबेश एक जैसे हालात बने हुए हैं। सुबह दिल्ली का ओवरऑल AQI 483 यानी कि 483 दर्ज किया गया। आपके इलाके में इस वक्त AQI किस लेवल पर पहुंच गया है, आइए इस पर भी एक नजर डाल देते हैं। दिल्ली में इस समय प्रदूषण गंभीर प्लस की श्रेणी में जा पहुंचा है, यानी दिल्ली का ओवरऑल AQI 500 के आंकड़े को पार कर चुका है। आज दिल्ली एनसीआर में सभी इलाकों में AQI 400 के पार है, यानी स्थिति गंभीर है। इस स्थिति को देखते हुए, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन विभाग यानी CAQM ने दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 4 की पाबंदियां लागू कर दी है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो दिल्ली में खासकर मिनी लॉकडाउन जैसी स्थिति
अब पैदा होने वाली है, क्योंकि स्कूल्स जो सभी स्कूल है उन्हें कक्षा 10 और 12वीं को छोड़ के बाकी सभी क्लासेस को ऑनलाइन कर दिया गया है। जो सरकारी दफ्तर हैं उनकी टाइमिंग्स को बदला गया है। वर्क फ्रॉम होम की डिमांड की जा रही है। सरकार से मांग की जा रही है कि ऑड इवन लागू किया जाए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। इस समय हम तस्वीरें आपको अक्षरधाम से दिखा रहे हैं। आज कोहरा और प्रदूषण सबसे ज्यादा है। इस समय कुछ भी देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। कोहरा और प्रदूषण मिलके स्मॉग की एक मोटी लेयर बना रहे हैं। अक्षरधाम मंदिर पूरी तरीके से इससे ढक चुका है। केवल अक्षरधाम मंदिर ही नहीं, दिल्ली की सभी इमारतें इस समय इसी सफेद धुंध से ढकी हुई हैं। सुबह सुबह का समय है, जो लोग आ जा रहे हैं सभी ने अपनी गाड़ी की लाइट्स ऑन की है। तेज रफ्तार के लिए इस समय ट्रैफिक एडवाइजरी है कि जो सुबह सुबह जा रहे हैं वो तेज रफ्तार में गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि 50 मीटर के बाद 100 मीटर के बाद कई इलाकों में विजिबिलिटी कम हो रही है। दिल्ली में आज ओवरऑल AQI इस समय 468 है और कल राजधानी दिल्ली में AQI कई इलाकों में 800 का आंकड़ा पार कर चुका था, जिसके बाद ये सभी पाबंदियां लागू की गई। दिल्ली में ग्रैब 4 की पाबंदी लागू हो चुकी है। इसके बाद स्कूलों में 11वीं तक क्लास ऑनलाइन कर दी गई है। केवल 10वीं और 12वीं के क्लास फिजिकल मोड में चल रहे हैं। इसके अलावा डीजल से चलने वाले ट्रकों की दिल्ली में एंट्री रोक दी गई है। केवल CNG इलेक्ट्रिक ट्रक और जरूरी सामान से जुड़े हुए ट्रक को इन पाबंदियों से छूट मिली है। इसी तरह दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड हल्के कमर्शियल वाहनों की भी दिल्ली में एंट्री पर रोक लगाई गई है। केवल CNG इलेक्ट्रिक और BS6 डीजल से चलने वाले ट्रकों को छूट मिली है। ग्रैब 3 लागू होने के बाद दिल्ली NCR में ज्यादातर कंस्ट्रक्शन के काम पर रोक लगा दी गई है। अब हाईवे समेत सभी तरह के निर्माण कार्य पर भी पूरी तरह से रोक है। इसी तरह दिल्ली NCR के दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को कहा गया है। इन दफ्तरों में 50% वर्कफोर्स के साथ काम करने की सिफारिश की गई है। दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के साथ निजी दफ्तरों को भी 50% लोगों से वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा गया है। इसी तरह प्रदूषण पर फैसला लेने वाले आयोग ने वाहनों के लिए ऑड इवन लागू करने पर फैसला लिया है। आपको याद होगा कि दिल्ली में प्रदूषण पर काबू पाने के लिए 2 बार ऑड इवन फॉर्मूला लगाया गया है। इसके मिले जुले नतीजे रहे हैं। दिल्ली खतरनाक प्रदूषण से जूझ रही है। दिल्ली के लोग इससे परेशान हैं, लेकिन सियासत हावी है। दिल्ली बीजेपी ने आज लोगों को मास्क बांटे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव समेत पार्टी के बड़े नेता सुबह सुबह केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पहुंचे और लोगों को मास्क बांटा। इसके बाद दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया गया।